और दोस्तों आप लोगों का स्वागत है पीछे से हिंदी अकेडमी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 6 पढ़ाऊंगा। दोस्तों अध्याय का नाम है भू आकृति प्रक्रियाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी एवं अन्य आंतरिक संरचनाओं का क्रम विकास कैसे हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संरचना किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा है, भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार एवं भू प्रॉपर्टी को निर्मित करने वाले शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं। धरातल असमतल क्यों है? सर्वप्रथम भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्र संचालित होती थी। भू प्रॉपर्टी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी सक्रियता में अंतर। इसका तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होते हैं तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों और बाह्यजनिक तथा आंतरिक बलों को आंतर्जनिक बल कहते हैं। बाह्यजनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है कि उभरी हुई भू आकृतियां के विघर्षण तथा बेशी निम्न है। एक मिनट दोस्तों। क्षेत्रों गर्तों का धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर को कम होने को संतुलन कहते हैं। आंतर्जनिक शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं। दोस्तों जो आंतर्जनिक शक्तियां होती हैं वो निरंतर धरातल को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बाह्यजनिक प्रक्रियाएं उच्च आवाज में भिन्नता को बराबर करने में असफल रहती हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक कि बाह्यजनिक व आंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। सामान्यतः आंतर्जनिक बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बलों तथा बाह्यजनिक प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल कहते हैं। भू तल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर है तथा इसका व्यापक संघनन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल पे पर्यावरण के अनुवाह में योगदान है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया। हमें इसका उपयोग करना चाहिए किंतु भविष्य में जीवन के निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभावना को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांशतः भाग में बहुत लंबी अवधि में सैकड़ों हजारों वर्षों में आकार प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा इसके दुरुपयोग तथा कुरुपयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल की भिन्नता, आकार आदि और अभी दे रहे हैं तथा उन पदार्थों की प्राकृतिक जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने
एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। अब आइए भू आकृतिक प्रक्रियाएं। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनिक एवं बाह्यजनिक बलों द्वारा भौतिक दाब तथा रासायनिक रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता भू अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इसके पहले की इकाई में सापेक्ष रूप में विच्छेदित हैं। अपक्षय बृहद क्षरण अपरदन व निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल हिम वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थ का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम को भू आकृति कारक कहा जाता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृति प्रक्रियाओं तथा भू आकृति कारक विशेषकर बाह्यजनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल हिमानी हवा लहरों व धारा इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को हटाए ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रयुक्त जल भूमिगत जल हिमानी हवा लहरें धारा इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल के साथ साथ ही धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार जनित धाराओं को क्रियाशील बनाती है। निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन परिवहन व निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचालन को प्रारंभ करता है। सभी संचालन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होती हैं। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर अंतर्जनिक क्रियाएं। पृथ्वी के अंदर निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक क्रियाओं के लिए मुख्य बल स्रोत है। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा का अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाएं घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हैं ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह को प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता को प्रेरित करते हैं। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्म प्रवाह भूप्रपाटी की मोटाई एवं दृढ़ता के अंदर कारण अंतर्जनिक बलों के कार्य समान नहीं होते हैं, अतः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूप्रपाटी की सतह असफल होती है। पटल विरूपण सभी प्रक्रियाओं से जो भूप्रपाटी को संचालित, उत्स्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रपाटी की लंबाई एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली प्रवर्तनिकी प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थान या विकृति में संलग्न महाद्वीपीय
रचना संबंधी प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के कारण उत्पन्न भूकंप प्रॉपर्टी प्लेट के क्षैतिज संचालन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। प्लेट विवर्तनिकी परिवर्तनीय इस प्रक्रिया में भू प्रॉपर्टी वलय के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण प्रक्रिया है जबकि महाद्वीपीय रचना महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। परिवर्तनीय महाद्वीपीय की रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूप्रॉपर्टी से भ्रंश तथा विसंग हो सकती है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप शैल का यंत्र प्रेरित होता है। ज्वालामुखी के अंतर्गत पिघली हुई शैलें या लावा या भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई की ज्वालामुखी शीर्ष एवं पिछले अध्याय के आग्नेय शैलों शीर्षों के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए। बाह्यजनिक प्रक्रियाएं तथा अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं आंतर्जनिक शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनीकरणों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। क्या आप सोचते हैं कि ढाल प्रवणता बाह्यजनिक बलों में नियंत्रित विवर्तनिक कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? ज्वाला गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का खिंचाव से उत्पन्न होता है, इससे विकृति प्रेरित होते हैं। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपूर्ण प्रतिबल विलगकारी बल होते हैं। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। आरोपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विक्षेपण फिसलन होता है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होती है, जो कई कारकों जैसे तापमान प्रतिबल, क्रिस्टल एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच में बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहद क्षरण, संलयन, अपरदन एवं निक्षेपण मूल कारण है। चूंकि धरातल में विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश हैं, इसीलिए बाह्यजनिक एवं भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायुवीय तत्व हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण करना। अपक्षय, बृहद क्षरण, संलयन, अपरदन, परिवहन आदि सभी इनमें सम्मिलित किए जाते हैं। परिवहन चित्र अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनके संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। जैसे कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेशों की स्थिति है, जो अक्षांशीय मौसम एवं स्थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होती है। तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक हैं।
कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति घनत्व का प्रकार वितरण जो ज्वालामुखी वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करता है। बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में भिन्न जलवायु तत्व जैसे ऊर्जा के अंतर दक्षिण मुखी ढालों एवं पूर्व में पश्चिम मुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त अधिकरणों स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा वर्षण की मात्रा एवं प्रकार इसकी गहनता वर्षण एवं वाष्पीकरण के में संबंध प्रक्रम की दैनिक दैनिक श्रेणी हिमकर्ण पिघलन एवं आवृत्ति तुषार व्यापन की गहराई के कारण अंतर होता है। किसी भी जलवायु प्रदेश के अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं में भिन्न 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 होती हैं। भू सभी बाह्यजनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल होता है। यदि ज्वालामुखीता कारक समान हो, बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के कार्यों में गहनता शैलों के प्रकार एवं संचालन पर निर्भर करती है। संचालन के बलवंश एवं सनस्तर पूर्वाभिमुखीकरण झुकाव जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति असमर्पण तल घटक खनिजों एवं कठोरता या कोमलता एवं उनकी रासायनिक संवेदनशीलता पारगम्यता अपारगम्यता इत्यादि माने गए हैं। विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष शैल एक प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिरोध पूर्ण है तथा वहीं दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की शैली भू आकृतिक प्रक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न आशयों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती हैं। अतएव ये विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं। स्थलाकृति में भिन्नता का कारण बनती हैं। अधिकांश बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा मंद हो जाता है तथा अल्पावधि में अनगम्य हो सकता है। दीर्घ अवधि में यह सतत शांति के कारण शैलों में तीव्र रूप से प्रभावित करता है। अंततः यह स्पष्ट हो सकता है कि धरातल में भिन्नता आदि में मूल रूप से भूप्रकृति के उद्भव से संबंधित तथा धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना के अंतर भू आकृतिक प्रक्रियाओं उनकी सक्रियता दर के अंतर आदि कारण न एक रूप में विद्यमान रहती हैं। कुछ बाह्यजनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यह विस्तार विवरण प्रस्तुत किया गया है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों को धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी या प्रायः सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से संलग्न विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है, यह स्वस्थानीय या तदस्थानीय प्रक्रिया कहते हैं। अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है कि यदि नहीं हो तो क्यों। अपक्षय की प्रक्रिया जटिल भौमिकी ज्वालामुखीता स्थलाकृतियां एवं वानस्पतिक कारकों द्वारा पुनर्युक्त होती है। इन सब में जलवायु का भी विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अक्षमंडल की गहराई भी जलवायु की दूसरी जलवायु की भिन्नता से होती है। चित्र 6.2 के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अक्षांश को अंकित कीजिए तथा उनसे प्राप्त विवरण को प्रस्तुत कीजिए। अपक्षय प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रकार है। पहला रासायनिक, दूसरा भौतिक, यांत्रिक एवं जैविक। इनमें से कोई
एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्रायः हम्म, किसी एक प्रक्रिया का अधिक भी महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे विलय, कार्बोनेटिक जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलय अथवा निम्नीकरण का कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन धरातलीय जल, मृदा एवं जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। इनमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधे एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रक्रियाओं के किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। घोलन एवं विलयन: जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो उसे तो घुलन तत्वों या जल अम्ल को घोलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलाकर सम्मिलित होता है, जो जल को कम अम्ल में खनिज को विलेयता पर निर्भर करता है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल के निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेलों के निर्माण करने वाले नाइट्रोजन, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। अतः यह खनिज की अधिक वर्षा जलवायु के बिना कोई अपशिष्ट छोड़ों सुगमता में निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, ये में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होते हैं। क्षयोन्मुखी जैव पदार्थ द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत अधिक सहायक होते हैं। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाली खनिज है, जो घुलनशील होती है। कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट में खनिज प्रक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। कार्बोनेशन कहलाता है। फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। वायु द्वारा वायुमंडल में मृदा के कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट की इसके कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जलयोजन जल के रासायनिक यौगिक खनिज एवं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं यह एक विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि के कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तन हो जाता है, जो कि कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमित एवं लंबी होती है तथा इसके सतत पुनर्निर्मित सेलों में श्रांति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं अर्ध शुष्क होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं तथा इस प्रक्रिया में पुनरावृत्त उपरिसीय पदार्थों में दरार के कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल के विभंग में सहायक होते हैं। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में परिवर्तन एवं अपसल्कन एवं कणीय विघटन
द्वारा भौतिक अपक्षय में भी में सहायता प्रदान करती है। ऑक्सीकरण एवं न्यूनीकरण अपक्षय अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड के निर्माण में खनिज एवं ऑक्सीजन में सहयोग ऑक्सीकरण होता है। वहीं वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, जंग, गंध इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन योग के कारण पैदा होते व्यवधान में सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक बायोटाइट, एल्यूमीनियम एवं पाइरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लोह का लाल रंग भूरे रंग पीले रंग में परिवर्तित होता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव होता है तो एक दूसरे से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं जिसे न्यूनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं जब प्रायः भौम जल स्तर के नीचे रुद्ध जल के क्षेत्रों या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। न्यूनीकृत होने पर लोह के लाल रंग में आसानी से धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की प्रक्रियाओं के अंतर संबंधित जलयोजन कार्बोनेशन ऑक्सीजन के साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय की प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। दोस्तों, भौतिक अपक्षय प्रक्रिया भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाओं के अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती है। अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं आरोपण प्रतिबल का तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल एवं रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पत्ति, विस्तृत एवं बल के शुष्कन एवं आतरण चक्रों पर नियंत्रण, जल दबाव है। इनमें से कई बल धरातल के कुछ विभिन्न धरातलीय पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होते हैं जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव में निर्मित होने के कारण होती है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों में सतत शांति के फलस्वरूप ये सेलें बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। भार विहीनीकरण एवं विस्तारण अनवरत अपरदन के कारण उपसई सेलों के भार का अपनयन ऊर्ध्वाधर दबाव केंद्रयुक्त कारण होती है जिससे सेलों के ऊपरी स्तन विस्तार हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सेलों का तापन एवं तत्स्वरूप विघटन होती है। विभंग मोटे तौर पर भूतल की सतह के समानांतर विकसित होते हैं। भूमि की वक्र सतह वाले क्षेत्रों में चाप विभंग या सेल की भारी चादर में अल्पसंख्यक पट्टियां निर्मित करने की प्रवृत्ति की जाती है। भूमि भार विहीनीकरण एवं दाब मुक्त होने के कारण विस्तार से उत्पन्न अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार सैकड़ों या यहाँ के हजारों मीटर तक हो सकती है। बड़े चिकने गोलाकार गुंबद में अपसल्कन गुंबद कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा तापक्रम में परिवर्तन एवं विस्तारण सेलों में विद्यमान विभिन्न प्रकार के खनिजों में स्वयं के विस्तार एवं संकुचन में अपनी सीमाएं होती हैं। तापक्रम के बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक खनिज फैलता है एवं अपने निकटस्थ खनिजों में बदलता है तथा तापक्रम गिरने के साथ उसमें तद अनुसार संकुचन होता है। तापक्रम में मैदानी परिवर्तन के कारण सेलों के छिछले स्तरों के खनिज के कणों में आंतरिक संरचना नियमित रूप से होती रहती है। यह प्रक्रिया शुष्क जलवायु एवं अधिक ऊंचे क्षेत्रों में यह दैनिक
तापक्रम बहुत अधिक होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। जैसे कि पहले उल्लेखित किया जा चुका है कि ये संचालन बहुत लघु होते हैं, परंतु अनवरत श्रांति में शैलों को बहुत कमजोर बना देते हैं। ये शैलें शैलें के सतही संस्तरों में उनकी गहराई के संस्तरों की अपेक्षा वितरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिसके कारण शैलों के अंदर प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप सतह के समानांतर अनुप्रस्थ विस्थापन एवं विभंग विकसित हो जाते हैं। गर्म एवं ठंडा होने विभेद एवं भिन्नता होने के कारण सतह के संस्तर होने वाले फैलाव तथा संकुचन के तत्पश्चात धरातल से अपसल्क के कारण शैलों में चिकनी गोलाकार सतहों का निर्माण होता है। ग्रेनाइट शैलों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे से लेकर बड़े गोलस्मों का निर्माण होता है, जिसे टार कहते हैं। अपसल्किन गुंबद एवं अपसल्किन टार के माध्यम क्या अंतर होता है? हिमकर्ण पिघलन एवं तुषार वेजिंग शैलों के रंध्रों एवं दरारों में बार बार हिमकर्ण एवं पिघलन के होने से हिम की वृद्धि के कारण तुषार अपक्षय घटित होते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से अधिक ऊंचाइयों का हिमकर्ण एवं पिघलन की प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है। यह सर्वाधिक प्रभावशाली होती है तथा जल की तीव्रता से हिमकर्ण के इसके अचानक फैलाव एवं दबाव के कारण बनती है। यह फैलाव संधियों, दरारों एवं छोटे अंतरकरणीय विभंगों को प्रभावित कर उन्हें तब तक चौड़ा करती है जब तक शैल टूटकर अलग नहीं हो जाते हैं। लवण अपक्षय शैलों में नमक की तापीय प्रक्रिया जलयोजन एवं क्रिस्टलीय के कारण फैलता है तथा कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा बोरियम जैसे कई लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है। इन लवणों का फैलाव उनके तापक्रम एवं तापीय विशेषताओं पर निर्भर करता है। रेगिस्तान में 30 से 50 तक के सतह पर उच्च तापमान लवण एवं विस्तार में सहायक होते हैं तथा ये निकट रंध्रों में लवण के क्रिस्टल शैलों को पृथक कणों में विपाटन पैदा कर देते हैं। अंततः ये गिर जाते हैं। पृथक कणों के गिरने की इस प्रक्रिया को कणिक विघटन या कणिक सल्कन का कारण बन सकती है। सभी लवण विघटन प्रक्रिया में लवण क्रिस्टल में सर्वाधिक प्रभावी आर्द्रता एवं शुष्क के एकांतर वाले क्षेत्र में लवण क्रिस्टलीय में वृद्धि के उपयुक्त दशाएं होती हैं। इनमें निकट कण अलग हो जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोडियम कैलोरेडियम जिप्सम क्रिस्टल अनुप्रस्थ विस्थापित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पूरे अनुप्रस्थ विस्थापन सतह पर दरारों के विकास हो जाती है। लवण क्रिस्टल में वृद्धि के साथ खाड़ियाँ बड़ी मात्रा में टूट जाती हैं। इसके बाद चूना पत्थर, बालू पत्थर, शेल, नीस, ग्रेनाइट की भी यही स्थिति होती है। जैविक कार्य एवं अपक्षय जैविक अपक्षय जीवों में वृद्धि या संचालन से उत्पन्न अपक्षय या वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा के योगदान में केंचुए, दीमक, चूहे, कृंतकों आदि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग फान के द्वारा सतह का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया में अनावृत सतह में नमी एवं हवा के बेरर में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पति के अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर एवं मिट्टी की कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु एवं जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनके नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़के वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमस, कार्बन एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों में उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधे की जड़ों के धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालने
डालती हैं तथा उनमें यांत्रिक ढाल में तोड़कर अलग कर देती हैं। अपक्षय की विशेष प्रभाव अपसर्गन। इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। अल्पसन के परिणाम में इस प्रक्रिया नहीं है। सेलों का आधार सेलों के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिससे परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोलक सतह का निर्माण होता है। अल्पसघन आभारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन में प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण होती है। अल्पसघन की मध्य टार्स का अत्यकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होती है। अपक्षय का महत्व। अपक्षय प्रक्रिया सेलों की छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तथा न केवल आवरण प्रस्तुत एवं मृदा के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के भी सभी उत्तरदायी होते हैं। जैव मात्र एवं जैव विविधता मुख्यतः वनों की देन है तथा वन अपक्षय प्रवाह की गहराई पर निर्भर करती हैं। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपक्षय बृहद क्षरण अपर्दन एवं उच्च आवज के लघुकरण में सहायक होती है एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्युमीनियम, तांबे, अयस्कों की समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होती है। अपक्षय मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनके सेलों में बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वायु जल हिम के साथ एक दूसरे स्थान में मलबा नहीं ढलते हैं, अपितु मलबा की अपने साथ वायु या हिम ले जाते हैं। बृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तर प्रभावित होते हैं, जिसके असंगत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन में सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्षय में पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसके बढ़ावा देता है। बृहद संचलन में अपेक्षित ढालों पर अक्षय पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय होती है। बृहद संचलन एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति में सहायक होती है तथा इसका कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप में सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह है कि बृहद संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आते हैं। यद्यपि पदार्थों का संचलन में गुरुत्वाकर्षण में सहायक एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। ढाल में पदार्थ को बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करने एवं तभी असफल होते हैं जब वे पदार्थों के आरोपण में प्रतिरोध एवं महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ में छिछले समस्तर वाली सेलों में भ्रंश तीव्रता से झुके हुए सनस्तन खड़े वृग्ग या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की सक्रियता के कई कारण होते हैं। वे इस प्रकार प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार पर हटना या ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थों की प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अधिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेह के द्वारा उत्पन्न
उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह से पदार्थों या भार का ढलना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति में आधातुंड विनाश, संचालन में निम्न तीन रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों में मृदा में अनुपस्थिति, विस्थापन, प्रवाह एवं स्खलन, चित्त बृहद। भिन्न प्रकारों के संचलन में सापेक्षिक गति एवं दर आर्द्रता में सीमाओं से संबंधित दर है। बृहद संचलन में दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला मध्य संचालन, दूसरा तीव्र संचालन। मध्य संचालन इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र एवं मृदा अनाच्छित ढाल पर घटित होती है। इससे पदार्थ का संचलन इतना मंद होता है कि इसका अभाव करना कठिन हो जाता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं सैल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बड़ा सन स्तर दूरभाष स्तंभ को अपनी लंबवत की स्थिति में झुके हुए सरेखंड को देखा है? यदि देखा है तो वह मंद विरूपण का प्रभाव है। इसमें सम्मिलित पदार्थ के आधार पर अनेक प्रकार के मंद विरूपण जैसे मिट्टी मंद विरूपण, टैलेट्स मंद विरूपण, सैल, हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण में सम्मिलित होते हैं जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा अम्बार पानी से संतृप्त सूक्ष्म कण वाले मलबा से होते हैं। इस प्रक्रिया में उन क्षेत्रों में आम होती है। यह परिवहनीय एवं तरण शैलों के क्षेत्रों में जहाँ गहराई के साथ हिमाकृति एवं सतही पिघलाव होते हैं तथा वहाँ लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग में संतृप्त हो जाती है एवं जब निम्न भाग में अप्रवेश्य हो जाती है तो ऊपरी भाग में प्रवाह होती है। तीव्र संचालन आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होती है। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गाद की धरातल पदार्थों में निम्न अंशों वाली वेदिका या पहाड़ियों ढालों के सहारे निम्नानुमुख संचालन प्रदान प्रवाह कहता है। प्रायः पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिका बनाने में असफल कर देती है। अपने शीर्ष के पास चापाकार का घर तथा पंदालुगेन के पास एकत्रित भार छोड़ जाते हैं। जब ढाल की तीव्रतर होते हैं तो उन्हें आधार शैल, विशेषकर कोमल परतदार शैल जैसे शैल की गहराई में अपेक्षित आग्नेय शैल भी ढाल के नीचे स्खलित हो जाती है। इस वर्ग में दूसरा प्रकार की कीचड़ प्रवाह वनस्पति आवरण के अभाव एवं भीतरी वर्षा कारण में अपेक्षित पदार्थों में मोटे स्तर में जल के संतृप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अथवा तीव्र से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं के बाहर निकल कर गिरपद या पीडमाटर या मैदान में आते हैं तो सैकड़ों पुलों एवं मकानों के चपेट में ले लेते हैं। बहुत से विध्वंसकारक सिद्ध होती है। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारित या हाल में ही उद्गारित ज्वालामुखी के ढाल पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूलकण एवं अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं।
हो जाते हैं। एवं ढालों तथा कीचड़ नदी जहाँ के रूप में प्रवाहित होते हैं। इससे मानव अधिवासियों को बहुत बड़ी क्षति होती है। इस प्रकार के संचालन में तीव्र तीव्र प्रकार मलबा मलबा अवधाव वनस्पति अनावरण युक्त उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों में विशेषता या तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होते हैं। मलबा अधवास कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्र होती है और हिम आवरण अवधाम के समान होती है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतों में, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतों एवं कुछ ऐसी ज्वालामुखी जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ तथा उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में तथा उद्गार के पश्चात बहुत अधिक विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। सॉरी दोस्तों। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचालन है। इसके अस्खलित होने के कारण पदार्थों में अपेक्षया शुष्क होती है। संलग्न बृहद आकार एवं आकृति शैलों की आंतरिक के प्रवाहित क्षरण एवं अंश का ढाल ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग के में पदार्थ के संचलन के प्रकार का आधार वर्ग इस प्रकार की स्खलन में पहचाने जाते हैं। ढाल जिस पर संचालन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ साथ शैलों अथवा मलबों का कई फिसलन को अवसरण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्चात आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा का स्खलन कहलाता है। मलबा के स्खलन में खड़े और लंबित फलक में से मिट्टी के मलबा प्राय स्वतंत्र पतन होता है। स्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैलों में स्खलन में शैलों के स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर शैल के स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होती हैं। भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है कि तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनियंत्रितताओं के सहारे स्खलन एवं समतलीय पात के रूप में घटित होती हैं। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल ढालों की खड़ा की दूरी रखते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन कहलाता है। शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर होते हैं जो शैलों की स्खलन पदार्थों पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं। ये इससे अलग करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण। अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबों के अपलावित एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडकार शैलों में अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे शैलों के टुकड़ों में टूटती हैं तो अपरदन की भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं जो कि इन कारकों के गत्यात्मक रूप में निर्भर करती हैं। भू आकृति कारकों के द्वारा परिवहन क्रिया किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण अपरदन एवं पर्याप्त योगदान देते हैं। अपरदन द्वारा उच्चावच तथा निम्नीकरण होते हैं अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होते हैं लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं। अपक्षय बृहदी क्षरण एवं अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बहुत संचलन एवं अपरदन के तौर पर बहुत संचलन बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे शुष्क हो अथवा नम गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं परंतु प्रवाहशील शैलों में हिमानी लहरें एवं धाराएं वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। प्रस्तुत एवं वस्तुतः अपरदन की है जो कि धरातल में होने वाली अनावृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसे चित्र 6.1 में स्पष्ट दिखाया गया परिवहन जैसे अनाच्छादित प्रक्रियाओं गतिशील ऊर्जा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थ का अपरदन एवं परिवहन
परिवहनशील हिमानी लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा प्रवाह होती है। इसके प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं को नियंत्रित होते हैं। क्या आप जानते हैं जलवायु तीन नियंत्रित कारकों की तुलना कर सकती है? यह कारक पदार्थों की क्रमशः तीन अवस्थाओं में गैसीय, तल, प्रवाहशील जल एवं ठोस हिमानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपरदन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग भूमि सतह के साथ संचालित कारकों में सम्मिलित हो जाती है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। के ई किनेटिक्स एनर्जी 1/2 mv2 m बराबर मास बृहद वेग इस प्रकार से कार्य करते हैं तो ऊर्जा पदार्थ के बृहद तथा उनकी संचलन वेग पर निर्भर करती है। जैसे कि विशालकाय हिमानी एवं बृहद मंद गति से संचालित होते हैं, परंतु अपरदन की दृष्टि से ये बृहद प्रभावित हो जाती है। दूसरी ओर हवा, जो गैसीय प्रवाह के रूप में होती है, कम प्रभावित होती है। अपरदन के दो अन्य कारकों में लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु पर नियंत्रित नहीं होता है। लहरों थल एवं जलमंडल में अंतरावृष्ट तटीय प्रदेशों में कार्यरत करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। यदि शैलों में पारगम्य, घुलनशील एवं जलप्राय है तो केवल कास्टर चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। जल के अगले अपक्षय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपरदन एवं अपरदन के परिणाम होते हैं। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तु किसी कारण कार्य नहीं होते हैं, पहले स्थूल एवं बाद में सूक्ष्म निक्षेप होते हैं। निक्षेपण के निम्न भूभार से ग्रस्त वही अपरदन के कारक जैसे प्रवाह युक्त हिमानी वायु लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारण रूप में कार्य करने में लग जाते हैं। अपरदन निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय में भू आकृति एवं उनका उद्भव के विस्तृत रूप दिए गए हैं। मृदा एवं मृदा तत्व क्या है? आप पौधे की मृदा के बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं। आप मृदा को छूते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं। आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है, आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आप बता सकते हैं? मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल की प्राकृतिक तत्वों में समुच्चय है, जिसके जीवित पदार्थ तथा पौधे के पोषित करने की क्षमता होती है। मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपरदन अपकर्षण का परिणाम है। यह वृद्धि के माध्यम से भी एक परिवर्तनशील विकोषोन्मुखी तत्व है। इसकी बृहद विशेषताएं मौसम के साथ साथ बदलती रहती हैं। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क आर्द्र हो सकती है। मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है। जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घास सूखते हैं, जैविक पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रासायनिक एवं उसके जैविक पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे एवं प्राणी जात पराक्रम के नमी सभी मौसम के साथ विस्तारित कालावधि के साथ परिवर्तित हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि मृदा जलवायु की दशाओं में भू आकृति वनस्पति के साथ अनुकूलित होती रहती है और यह नियंत्रक दशाओं में परिवर्तित हो जाते हैं।
आंतरिक रूप से परिवर्तन होती रहती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया मृदा मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षय प्रवाह अपक्षयी पदार्थ की गहराई में मृदा का मूल निवेश सर्वप्रथम अपक्षयी प्रवाह के लागत पदार्थों के निक्षेप पर बैक्टीरिया के अनुकृत पौधे की कई लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव एवं आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे मृतक अवशेषों में ह्यूमस एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। पदार्थ में गौण घास एवं फर्न की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं मुआए द्वारा लगाए गए बीजों में बृहद झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधे की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लेते हैं जिससे पदार्थों का पुंज एवं छिद्रमय एवं स्पंज की सतह हो जाती है। इस प्रकार धारण करने की क्षमता, वायु में प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं खनिज उत्पादनों में मृदा निर्माण होती है। क्या अपक्षय मिट्टी के निर्माण के लिए परिपूर्ण उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि पेड्रालॉजी मृदा विज्ञान एवं पेड्रालॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होते हैं। मृदा निर्माण के कारक मृदा निर्माण के 5 मूल कारकों को द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये कारक हैं मूल मृदा, शैलों, स्थलाकृतियाँ, जलवायु, जैविक क्रियाओं एवं असमय वस्तु मृदा निर्माण का संयुक्त रूप है से कार्यरत करते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। संक्षिप्त विवरण जलवायु मृदा निर्माण की महत्वपूर्ण सक्रियता कारक है जो मृदा के संलग्न जलवायु तत्वों की प्रमुख प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता के तापक्रम में मौसमी एवं मैदानी भिन्नता होती है। मूल पदार्थ शैल